दोस्तों, हमारे देश के भूतपूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब सीडीएस जनरल बिपिन रावत के द्वारा ये बात कहा गया था कि हमें लड़ाई पूरे विश्व में 2.5 मोर्चे पर लड़ने पड़ेगी। 2.5 मोर्चे का मतलब समझ लीजिए, एक चीन हो गया और एक पाकिस्तान हो गया, 2 हो गए, और आधा हमारे देश के अंदर छिपे हुए देशद्रोही लोग जो हमारे देश के अंदर ही छुप कर हमारे साथ घात करते हैं। लेकिन जनरल बिपिन रावत का ये बात केवल भारत के लिए नहीं था, अन्य देशों के लिए भी था, और ये बात रूस के लिए भी था, अगर रूस ये बात को समझ गया होता। दोस्तों, अभी आप लोग जान ही रहे हैं कि रूस के अंदर कैसे यूक्रेन लगभग 1.5 साल से धीरे धीरे करके ड्रोन के लिए मदर सॉफ्टवेयर भेज रहा था और अपने आदमियों को वहां तैयार कर रहा था। और रूस के अलग अलग 5 जगहों पर, और एक जगह तो ऐसा है जो रूसी सीमा से सीधे 4300 मतलब 4300 किलोमीटर अंदर, मतलब लगभग 4500 किलोमीटर अंदर तक में वहां रूसी जो भी मतलब नागरिक थे, आम नागरिक रूसी रह रहे थे, और वो पहले सभी जगहों को पूरा जांचा परखा और सभी जगहों की निगरानी किया और अंत में उस पर हमला कर दिया। और हमले के समय में वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहा। ऐसा नहीं है कि इस हमले में ना रूस का कोई डिफेंस सिस्टम में कमी था, ऐसा भी नहीं है कि रूस के सैन्य क्षमता में कमी था। एक्चुअल में रूस ने अपने अंदर जो आधा मोर्चा था, जो उसके अंदर बैठे थे, उस पर निगरानी नहीं रख पाया। दोस्तों, पूरा रूस और यूक्रेन का लड़ाई के समय से आर्टेम डिमोफिव नाम का यूक्रेनी नागरिक रूस में मौजूद था और रूस के अलग अलग जगहों की रैकी कर रहा था, और उसी ने पूरी तरीके से ये 5 जगह जो यूक्रेन के द्वारा बताया जा रहा है जहां हमला हुआ, उन सब का मास्टरमाइंड यही था। और ये वहां एक आम नागरिक बन के रह रहा था और निश्चिंत होकर रह रहा था। अगर रूसी सरकार अपने अंदर के इस आधे मोर्चे पर ध्यान दी होती तो ये हादसा नहीं होता। और दोस्तों, एक बात और जान लीजिए कि लगभग सबसे बड़ा जो दूरी जहां पर रूस का एयरबेस तबाह हुआ है वो रूस की सीमा से लगभग 4300 किलोमीटर है। वहां तक, बॉर्डर से वहां तक के ट्रक को जाने में 7 से 8 दिन लग जाएंगे, 10 दिन भी लग गए होंगे, लेकिन किसी ने भी वहां पर ध्यान नहीं दिया। निश्चित तौर पर एक, अगर मान लीजिए आपका एक टोकरी है, उसमें अगर एक आम सड़ा निकल जाए और वो टोकरी में रख दीजिएगा तो बाकी अगल बगल के आमों को भी खराब करेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर रूस अगर पूरे यूक्रेनी नागरिकों को किसी भी तरीके से अगर यूक्रेन भेज दिया होता तो ये नहीं होता। होगा क्या कि ये जो यूक्रेनी नागरिक है आर्टेम डिमोफिव, वो क्या किया होगा कि वो कई अपने अगल बगल दोस्ती हुआ होगा, पहचान हुआ और सबका माइंड वॉश किया होगा और पूरी तरीके से सबको अपने अंदर में लिया होगा, क्योंकि ये संभव है ही नहीं कि देश में इतने सारे लंबे लंबे दूरियां तक ट्रक चल जाए। ट्रक के अंदर क्या भरा है क्या नहीं भरा है, खास करके वो ट्रक यूक्रेन रूस की सीमा से भी गुजरा है, उसकी जांच न हो मुश्किल है। मतलब अंदर के लोगों की मिलीभगत से इनकार नहीं किया सकता। लेकिन इस टाइप का सेटिंग कोई तभी कर सकता है जब हम अपने देश में उसे रहने दी युद्ध के समय। और यही नहीं, ये तो एक हमला हुआ, और दूसरा हमला ये हुआ कि क्रीमिया और रूस को जो जोड़ने वाला जो पुल था, जो रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनका बहुत खास पुल था। एक्चुअल में वो उनके दिल के इतना करीब था कि उस पर वो ट्रक तक भी चला चुके थे, और ये पुल को तोड़ने का मेन मकसद ना पुतिन को चोट पहुंचाना है। अब दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो आर्टेम डिमोफिव है, अगर रूस अंदर को लेकर अलर्ट होता और अगर कोई भी, हो सकता है कि वो ट्रक वाला कोई पकड़ लेता, तो एक ट्रक वाला पकड़ा था तो सबसे पहली बात उसका जो भी ड्रोन है 150 के आसपास आया था, कुछ लोग 117 बताते हैं, कुछ लोग 150 बताते हैं, तो 150 के आसपास जो ड्रोन आया था वहीं पकड़ा जाता, कहानी खत्म। अगर 5 जगह में अलग अलग उसके ऑपरेटर होंगे, अगर रूस अंदर से अलर्ट होता तो कोई एक को भी अगर पकड़ लेता ना तो पूरा कड़ी निष्क्रिय होता। और दोस्तों, आपको बता दूं, ये जो आर्टेम टिमोफिन है ना, अगर इसको अगर पकड़ लिया जाता ना तो सारे के सारे जो भी यूक्रेनी ड्रोन आए थे सब अपने अपने जगह खत्म हो जाते, वो कचड़े कबाड़ की तरह हो जाते, और बाद में यूक्रेनी सेना को मिलता है नहीं मिलता है सवाल का कोई मतलब नहीं है। अब दोस्तों, हम लोग ये देख लेते हैं कि ये 2.5 मोर्चे की जो लड़ाई है भारत किस तरीके से लड़ रहा है। दोस्तों, जब से पहलगाम अटैक 22 अप्रैल 2025 को हुआ, उसके बाद भारत सरकार सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले ये किया कि जितने भी पाकिस्तान और भारत से जो भी रिलेशन तो तोड़ दिया। टोटल जितने भी पाकिस्तानी नागरिक है सबको बोला तुम जाओ,
वीजा पर हो तो भी जाओ, अवैध हो तब तो गंदे तरीके से जाओ, जेल भी पकड़ सकता है, पूछताछ भी हो सकता है। तो भारत ने थोड़ा भी रिस्क नहीं लिया कि अब किसी भी तरीके से हमारे किसी भी जगह कोई भी पोस्ट पर कोई भी पाकिस्तानी नागरिक नहीं रहेगा, चाहे इंजीनियर हो चाहे जो भी, मुझे नई सर्विस चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आधे मोर्चे की लड़ाई को भारत यहां से जीत चुका था। अब दोस्तों आप अगर देखेंगे तो भारत जो पाकिस्तान पर हमला किया, वहां पर चीन का डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं कर पाया, इसके बारे में मैं आप लोग को पिछली वीडियो में बता चुका हूं। और दूसरी चीज, जब अभी के समय में आप देख रहे हैं कि ड्रोन कितना खतरनाक हो गए हैं, जब पाकिस्तान ने ड्रोन हमला किया, अभी कोई पाकिस्तानी नहीं था, तुर्की ड्रोन था, उसको भी भारत 100% एक्यूरेसी के साथ निरस्त कर दिया। ये भारत का बहुत बड़ा जीत है रूस की अगर तुलना में अगर देखा जाए तो। और दोस्तों यही नहीं, भारत पाकिस्तान को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से साथ देने वालों देश पर तगड़ी निगरानी रखा है। और जो देश प्रत्यक्ष साथ दिए खुल्लम खुल्ला, जैसे तुर्की ऑपरेशन सिंदूर के समय एक जहाज ड्रोन पाकिस्तान को भेजा था और ये पाकिस्तान इसका उपयोग भारत पर उसको हमला के लिए किया, हालांकि पूरे ड्रोन को निरस्त कर दिया गया। अब इसके बाद भारत सरकार ने क्या किया, तुर्की से व्यापार समझौता तो खत्म किया, ये तो आर्थिक कमर तोड़ा। दूसरा चीज, जो तुर्की की जो सेबेली जो कंपनी है जो भारत के एयरपोर्टों की देखरेख करती है, अब भारत इस चीज को भाप गया कि जो देश मौत का सामान भेज सकता है, ड्रोन भेज सकता है, वो क्या जासूस नहीं भेज सकता, हमारे एयरबेस की जानकारी देगा, हमारे एयरबेस में क्या करे क्या ना करे इसे कोई नहीं जानता। इसलिए भारत सरकार ने हर सेबेली जो वो थे सिक्योरिटी कंपनी थे, वो सबको बर्खास्त कर दिया, सबको वापस भेज दिया। अब दोस्तों सोचो अभी तुर्की का, रूस का, यूक्रेन का, पाकिस्तान का रिश्ता बड़ा अनोखा है। मैं आपको समझा रहा हूं कैसे। जब भी रूस और यूक्रेन का, जब भी बोलना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन अक्सर जो भी समझौते होंगे ना, वो सब तुर्की के इस्तांबुल में होते हैं। मतलब तुर्की के साथ सब लोग का अच्छा संबंध बराबर है। अब जब यूक्रेन 18 महीनों से अपने जासूस भेजकर निगरानी रख सकता है और वहां अलग अलग जगह इम्प्लांट कर सकता है, किसी को भनक तक नहीं लगा, और एक ट्रकों से तस्करी के द्वारा रूस के अंदर तक पूरा का पूरा ड्रोन भेज सकता है, वो चोरी छुपे जो कर सकता है यूक्रेन, जिसका तुर्की के साथ अच्छा संबंध है। तो जब सब लोग गहरे दोस्त हो और एक दोस्त अगर जो मक्कारी दिखाए ना उन ग्रुप का, तो दूसरा दोस्त भी वो मक्कारी कर रहा होगा। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि जो तुर्की है वो अंदर ही अंदर अपने कोई भी कर्मचारियों के थ्रू जो भारत के एयरबेस में लगे हुए हैं, उसमें कोई ना कोई हमारे देश की निगरानी मतलब कर रहा होगा और खबर भी भेज रहा होगा, और हो सकता है कि रसिया टाइप का घटना का अंजाम देने वाले भी होंगे। अब यहां ध्यान दीजिए, कुछ लोग ये कहेंगे कि कुछ कर्मचारियों को हटा देने से क्या होगा, बहुत फर्क पड़ता है। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि जब इस टाइप की घटनाएं जब अंजाम दी जाती है ना, तो एक ग्रुप के रूप में अंजाम दी जाती है। इन लोग का एक कड़ी होता है, चैन होता है, और अगर एक भी अगर कड़ी निकल जाए ना तो पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। अब मान लीजिए कि मैं एक कल्पना कर रहा हूं, कल्पना, और एक कल्पना को निराधार नहीं है, एक कल्पना एक रूस में हो चुका है और तुर्की जैसा देश जो भारत के खिलाफ कार्रवाई कर भी चुका है। इसलिए एक कल्पना, ये जो कल्पना भी कहना ठीक नहीं होगा, इसको एक अनुमान कहना ठीक होगा। अब ऐसा अनुमान लगाइए कि अगर मान लीजिए कि कोई भी तुर्की का कोई भी जो जासूस हो वो भारतीय एयरबेस में काम कर रहा है और भारतीय एयरपोर्ट में करके कोई जानकारी दे रहा होगा। अब सरकार ने सबको बाहर कर दिया और सबको शक के दायरे में भी कर दिया। अब सब लोग एक तरीके से कोई बॉर्डर के थ्रू, कहीं ना कहीं के थ्रू, देश के अंदर के गद्दारों से मिलके ऐसे हमले की चाल चल रहे होंगे। अब अगर कोई एक उसका लिंक जो मतलब एयरबेस या एयरपोर्ट का कर्मचारी होगा वो टूट गया, अलग हो गया, अब सारे के सारे सिस्टम वही को ही डंप हो जाएंगे। अब जितने भी जो खतरनाक हथियार हो, ड्रोन हो, उसका कोई चलाने वाला नहीं रहेगा, तो वो सब के सब क्या हो गए, जहां होंगे वहीं डेड हो गए होंगे, और बाकी लोग को ऑर्डर भी मिल गया होगा सब चीज छोड़ के भागो। अब ये नहीं हो सकता, मिशन फेल। तो दोस्तों आप एक चीज ध्यान रखिए कि अगर आने वाले समय में इस चीज की जांच हो तो इस चीज से भी इनकार नहीं किया सकता। तो दोस्तों जो घटना रूस में घटा, उस घटना में हमारे जो सीडीएस साहब थे बिपिन रावत जी, वो पहले से जानते थे
और उनके नक्शे कदम पर हमारे देश की सेना चलती, क्योंकि हमारे सेना के बहुत ही सम्मानीय और बहुत ही ज़्यादा योग्य हमारे जनरल थे। उनका अभी देहांत हो गया, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके नक्शे कदम पर हमारे देश की सम्मानीय सेना चलती है और हमारी सम्मानीय सेना अपने जो प्रमुख को हिसाब से काम कर रही है और इसका परिणाम है कि आज हम लोग सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में यही कहना चाहता हूं कि किसी भी देश को लड़ाई करने के लिए बाहर के साथ साथ आधे मोर्चे को भी संभालना पड़ता है, और वो आधा मोर्चा होता है अपना देश के अंदर छुपे गद्दार। और दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा इस बात पर चर्चा कर ले कि यूक्रेन ने रूस पर हमला तो कर दिया, यूक्रेन ने रूस पर हमला तो कर दिया और दो हमला किया। अब इसके बाद विश्व पर क्या परिणाम होगा? सबसे पहली बात, अभी विश्व पर थर्ड वर्ल्ड वॉर मंडरा रहा है। और कैसे, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। एक घटना 7 और 8 अगस्त डेट को नोट कर लीजिए। जापानी जो नेवी थी उसने अमेरिका के जो एयरबेस है पर्ल हार्बर पर हमला किया, और उस हमले में अमेरिका का लगभग 2300 के आसपास सैनिक मारे गए और लगभग 2 से 250 लड़ाकू विमान नष्ट हो गए। और दोस्तों, आपको बता दूं, यही लड़ाई आगे बढ़ते बढ़ते अमेरिका एक ऐसी स्थिति युद्ध का आ गया कि जब अमेरिका पहला परमाणु बम से हमला जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को किया, और उसके 3 दिन बाद इसको 2 सीरीज में किया गया है। ये हमला एक ही हमला बोला जाएगा, लेकिन 2 टुकड़ों में किया गया। दूसरा हमला अमेरिका के द्वारा जापान के ही दूसरा शहर नागासाकी पर किया गया। इस तरीके से देखा जाए तो जापान का जो पर्ल हार्बर पर जो हमला था वो एक्चुअल में द्वितीय इस युद्ध का ही शुरुआत था। और यही चीज अभी यूक्रेन कर चुका है। यूक्रेन ये हमला किया है रूस पर, और सीधे सीधे इतना बड़ी तबाही किया है कि रूस का लगभग एक तिहाई के आसपास यूक्रेन के हिसाब से एयरबेस तबाह हो चुके हैं। और यही नहीं, रूस का लगभग 7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। तो ये रूस के तरफ से परमाणु हमला भी हो सकता है, इसमें कोई दो इनकार नहीं। और परमाणु हमला का मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू। अब दोस्तों, आप लोग डिसाइड कीजिए कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोग को समझा पाया हूँगा कि ये विश्व की राजनीति जियोपॉलिटिक्स में चल क्या रहा है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्र से प्रेरित नए विचारों के साथ।